सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में कि इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल करते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, जिसे अब अररिया के नाम से जाना जाता है, के औराई हिंगना में हुआ था। बच्चों, ये आंचलिक उपन्यासकार थे, अर्थात अंचल विशेष का वर्णन करने वाले थे, जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको अपनी उपन्यास के माध्यम से दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने रखने वाले ये लेखक थे। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन, राजा के जो परिवार ने दमन कर रहे, कुचल रहे थे उनको, उससे मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना और राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। जो नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, उससे अलंकृत किया, उनको सम्मान दिया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, हम बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की। इनकी रचनाएं हैं मेला आंचल, बहुत प्रसिद्ध इनका उपन्यास रहा है, परती परिकथा, दीपतपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सारे उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये सारे कहानी संग्रह हैं। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व, ये सब संस्मरण हैं, यादों के सहारे लिखे गए। नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है तथा रेणु रचनावली, ये 5 खंडों में ये लिखी गई एक लेख है। बच्चों, हम बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं की, तो रेणु जी ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में, जैसा बताया भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। इनकी ये जो भागीदारी है, एक ओर तो ये देश के निर्माण में इन्होंने अपना सहयोग दिया है, तो दूसरी ओर इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से रचनात्मक साहित्य जो है उसको नया तेवर देने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1954 में इनका उपन्यास आया था मेला आंचल, प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को एक नई दिशा दी, आंचलिक उपन्यास की दिशा। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यास पर जो विमर्श हुआ था वो मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ था। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों, कथा साहित्य में गांव की भाषा और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो बच्चों, आंचलिक उपन्यास क्या होते हैं? जो अंचल विशेष का वर्णन करते हैं, जैसे गांव की भाषा है, वहाँ की लोक संस्कृति है, वहाँ का जीवन है, वहाँ के लोकगीत है। तो इन सब को, ये सब जो विषय थे, इनसे पहले अछूते थे, लोगों ने कम लिखा था, लेकिन रेणु जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से इन गांव की संस्कृति से लोगों को परिचय कराया। इन्हीं को आंचलिक उपन्यासकों का नाम दिया जाता है। इन्होंने लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। इनके उपन्यास में कोई पात्र नायक नहीं है, बल्कि जो ग्रामीण संस्कृति है, वो ग्रामीण परिक्षेत्र है, वही नायक के रूप में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित हो रहा था, लोग रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहे थे, तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया कि ग्रामीणों में, गांव में क्या कौन सी समस्याएं हैं, वो उनको उन्होंने पाठकों के समक्ष रखा। इनकी रचना इस अवधारणा को पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है, अर्थात भाषा और बोली एक दूसरे के संपूरक हैं और दोनों तभी सार्थक हो सकते हैं जब इनके बीच में साहचर्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषा शैली की, तो रेणु जी की भाषा है वो अंचल विशेष से प्रभावित है। जिस अंचल की हम बात कर, जिस क्षेत्र की बात करते हैं, उन्होंने उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल किया है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। मिश्रित शब्दावली है,
कहीं तत्सम शब्द हैं, कहीं खड़ी बोली के शब्द हैं, कहीं और जो उर्दू भाषा के शब्द हैं उनका इस्तेमाल इन्होंने किया है। गंभीर विषयों पर इनकी जो बोली है, जो भाषा है, वो संस्कृतनिष्ठ हो जाती है। भाषा में चित्रात्मकता है। भाव प्रवाह के अनुसार, भावों के बहाव के अनुसार वाक्य कभी छोटे हो जाते हैं। इन्होंने कई स्थानों पर विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है। बच्चों हम बात करें, अब जो प्रस्तुत पाठ है हमारा पहलवान की ढोलक। ये ढोलक है, पहलवान की ढोलक जानते हैं, मृदंग जिसको हम बजाते हैं वो ढोलक है। पाठ के बारे में बात करें तो ये जो पाठ है ये रेणु जी की जो प्रतिनिधि कहानियाँ हैं उनमें शामिल हैं, बहुत फेमस रहा है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। उनकी लेखनी के माध्यम से ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें पाठकों के समक्ष अभी भी घटित हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, वो को अन्यत्र स्थान पर प्राप्त नहीं होता। रेणु वैसे गिने चुने ऐसे कथाकारों में से है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। बहुत बड़ी इनकी एक गुण है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है कि लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ढोलक की थाप और उससे मिलने वाली पहलवान को प्रेरणा का बहुत ज़बरदस्त सामंजस्य इसमें प्रस्तुत किया है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है कि किस प्रकार कि जब कोई लोक कलाकार होता है, जब तक उसे सत्ता का वरदहस्त प्राप्त होता है तो वो खूब उसमें निखार आता है, लेकिन जैसे ही सत्ता का साथ छूटता है, जैसे उसके जीवन में भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसकी सारी कला है वो पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। बच्चों हम बात करें इस पाठ के सार की, राजा साहब जो श्यामनगर के राजा हैं की जगह जब वो उनके पुत्र विलायत से आते हैं और सत्ता संभाल लेते हैं तो ये जो है वो व्यक्तिगत सत्ता का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है कि किस प्रकार राजा साहब का सत्ता चलाने का जो तरीका था बिल्कुल अलग था और उनके विदेश से आए पुत्र की सोच और उनके सत्ता चलाने का बिल्कुल जो अंदाज था बिल्कुल अलग था। तो इससे जो राजा साहब के समय में जो लोग सत्ता की छत्र छाया पाते थे उनके लिए रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत संस्कृति संपन्न होता है, संस्कृति संपन्न का प्रतीक है, जबकि इंडिया में लोग अपने स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने की निरीता की भूमि पर पटक देती है। जब तक राजा साहब जिंदा थे लुट्टन जो पहलवान है और राज पहलवान के रूप में प्रतिष्ठित होता है, उसे रोजी रोटी की समस्या नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र सत्ता संभालते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद तो उसके सामने पेट भरने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी से शौक को क्या पालती। पहलवानी के लिए हृष्ट-पुष्ट खुराक चाहिए, लेकिन जहाँ पेट भरने की समस्या वहाँ खुराक की तो बात ही नहीं हो सकती थी, बल्कि भूख व महामारी से फिर भी पहलवान जो है वो जीवट ढोल के बोल अपने आप को ना सिर्फ जिंदा रखता है बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। इस पूरे पाठ में जो पहलवान की ढोलक है और ढोलक से निकलने वाली तान है और उन आवाज़ों के माध्यम से पहलवान किस प्रकार प्रेरणा प्राप्त करता है खुद भी और उसके माध्यम से गांव के लोगों को भी मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है, जीवटता प्रदान करता है, जीने के प्रति संघर्ष पैदा करता है। कहानी के अंत में भूख और महामारी की शक्ल में मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं, उसकी सब कुछ नष्ट करने पर उतार हो जाते हैं, तो इस करुणा और त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, कैसा क्यों हुआ, पुरानी व्यवस्था के कारण या नई व्यवस्था के कारण। मनुष्य की क्या कला की प्रासंगिकता
व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा सरकार अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है कि कला का निखार सत्ता के इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक सत्ता उसको अपना साथ दे रही है तब तक उसमें कला में निखार आ रहा है। सत्ता का साथ बंद हुआ, उसकी कला उसके सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। तो मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार के सवाल ये पाठकों के समक्ष उत्पन्न करता है। बच्चों, हम बात करें इस पाठ का विकास किस प्रकार होता है। पाठ सबसे पहले फ्लैश जो अंत की स्टोरी के आपको लास्ट का जो सीन है वो उसको आपको पहले दर्शाता है। सर्दी का मौसम है, गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप है, बीमारी फैली हुई है। अमावस्या की ठंडी रात में, अमावस्या की रात जब होती है जब चांद आसमान में बिल्कुल नज़र नहीं आता, रात काली होती है, उसमें अमावस्या की रात में निस्तब्धता थी, शांति थी, शोर नहीं था। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे क्योंकि चांद होता नहीं है अमावस्या की रात में। सियारों और उल्लियों की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। इसके अलावा कोई और शोर नहीं सुनाई दे रहा था। कभी कभी किसी झोंपड़ी से करहाने, दर्द से चीखने और कै करने मतलब उल्टी करने की आवाज़, तो कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते सर्दी के कारण रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से शाम से सुबह तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। संजीवनी वो शक्ति होती है जो मृत व्यक्ति में भी नए प्राण डालने की शक्ति रखती है। बच्चों, हम बात करें इसमें ये उल्लू होता है, जिसमें उल्लू शब्द आया है। शियार ये होते हैं। और मलेरिया और हैजे दो बीमारियों के नाम आए हैं। मलेरिया में व्यक्ति का शरीर गर्म रहता है, उसे बुखार का अनुभव होता है, जबकि हैजे के समय उसे उल्टी और दस्त हो जाते हैं। बच्चों, हम इसमें सबसे बड़ी बात थी पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक थी वो एक ही गति से बजती रहती है। उसकी आवाज़ निकलती चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। और उससे जो पहलवान है वो क्या अर्थ निकालता था, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। जब उसकी आवाज़ होती चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। और यही जो आवाज़ थी ढोलक से निकलने वाली, गांव के लोगों में भी संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। देखो किस प्रकार गांव के लोग परेशान हैं, हर जगह तबाही मची हुई है, तो यहाँ पहलवान है अपनी ढोलक के माध्यम से गांव के लोगों में नया जोश उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। अब बच्चों, पाठ अब फ्लैशबैक में जाता है कि गांव में लुट्टन पहलवान बहुत प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में ही वह अनाथ हो गया था, माता पिता का साया उठ गया था, उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी विधवा सास ने उसे पाला था। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता और कसरत करता था, एक्सरसाइज। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन उनसे बदला लेना चाहता था क्योंकि उसकी सास ने उसको पाला पोसा, उसकी माँ के समान थी, तो माँ के अपमान का वो बदला लेना चाहता था। तो कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही, एडोलसेंस एज में भी, कम उम्र में ही वह पहलवान बन गया था। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। दंगल होता है देसी कुश्ती। पहलवानों की कुश्ती में दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर का बच्चा उस दंगल का प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह के लिए इसमें प्रयुक्त हुआ है। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में ही उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में कई बार शेर की तरह दहाड़ता था, आवाज़ निकालता था, इसलिए लोग उसे शेर का बच्चा कहते थे। श्यामनगर के दंगल में उस समय के जो राजा थे वहाँ के, उनको शिकार प्रिय था, बूढ़े हो चुके राजा थे। उसने तो वो चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे, उसे राज पहलवान बनाने के बारे में सोच रहे थे कि अचानक लुट्टन ने शेर के बच्चे को चैलेंज कर दिया, लड़ने के लिए चुनौती दे डाली। दर्शक उसे पागल समझते थे कि किस प्रकार ये व्यक्ति एक बहुत बड़े पहलवान को चुनौती दे रहा है। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। एक बार वो जो इसी बीच वो चांद सिंह के चुंगल में अच्छी तरह फंस भी जाता है। बच्चों, हम बात करें दंगल। देखो इस जो आपने
कहीं देखा होगा मिट्टी में लोग कुश्तियाँ लड़ते हैं और लोग बाग हैं इनको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो ये दंगल में इस प्रकार के दाव मिट्टी में लोग दाव पेच लगाते हैं, तो इसको कुश्ती भी कहते हैं। बच्चों हम बात करें आगे, तो इसी बीच राजा जो हैं श्यामनगर के, उन्होंने लुट्टन सिंह को समझाया कि भाई बहुत बड़ा पहलवान है, इससे मत लड़, और उसे कुश्ती से हटने के लिए कहा। किंतु लुट्टन ने लड़ने की याद मांगी, परमिशन मांगी, और सभी गांव के जो जो राजा का मैनेजर है उन्होंने, सिपाहियों ने उसे बहुत समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा अगर उसको लड़ने की अनुमति ना मिली तो वो पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता हो गई, बेचैनी बढ़ गई। पंजाबी पहलवान जो था वो लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे कि इसमें ऐसी इतनी हिम्मत कैसी आई कि इसने हमारे पहलवान को चुनौती दे डाली। और दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे, क्योंकि वो लोकल लोग थे, वो चाहते थे कि लुट्टन लड़े और वो जीते भी। विवश होकर, मजबूर होकर राय साहब ने उसको लड़ने की परमिशन या अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद जो पहलवान था उसने उसको कसकर दबा लिया था। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। चित्त करना मतलब पीठ के बल उसको लिटा देना, ताकि वो ऐसी अवस्था में कुश्ती में अगर कोई व्यक्ति पीठ के बल उसको दूसरा पहलवान लिटा देता है तो उसको हारा हुआ माना जाता है। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ और सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजा भी यही सोचता था कि चांद ही जीतेगा, और लोगों की सोच भी यही थी। बहुमत भी इसी बात को था कि चांद ने अपनी बहादुरी से, पहलवानी से लोगों को आकर्षित कर रखा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसने चांद के दाव पेच में आने से उसकी आंखें, उसका दम घुटने लगा था। तभी ढोल की पतली आवाज़ उसको सुनाई देती है, धाक धिना तिरकट दिना, धाक दिना तिरकट दिना। तो उसको उससे प्रेरणा मिली, मानो ढोल कह रहा हो दाव काटो बाहर आ जाओ। लुट्टन ने दाव काटी। जैसे ही ढोल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसको प्रेरणा प्राप्त हुई। उसने तुरंत ही जोश उत्पन्न हुआ उसमें, और उसने उसका दाव काट दिया और लपक कर उसने चांद की गर्दन को पकड़ लिया। ढोल ने फिर आवाज़ दी, चटाक चटधा, अर्थात उठाकर पटक दे। जिस प्रकार उससे आवाज़ निकल रही थी ढोल से, वो आवाज़ चांद सिंह को प्रेरणा दे रही थी, और उनको उसी के वो जो प्रेरणा से जो पहलवान लुट्टन सिंह को प्रेरणा दे रही थी, तो वो लुट्टन सिंह में जोश उत्पन्न हो रहा था और वो चांद सिंह को पटकने के लिए तैयार हो गया था। लुट्टन ने दाव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर पटक दे मारा। ढोलक ने फिर आवाज़ निकाली, धिना धिन धिक दिना, और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया, हरा दिया। ढोलक ने बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया, जिसकी प्रेरणा से, जिसके जोश दिलाने के कारण उसने एक बहुत बड़े पहलवान को हरा दिया था। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। हालांकि दरबार में रखने पर और जो लोग हैं उन्होंने उसको विरोध भी किया कि वही क्षत्रिय नहीं है, इसको आप राज दरबार में नहीं रख सकते। तो उसने, राजा ने उत्तर दिया कि ये क्षत्रिय नहीं है तो क्या हुआ जात से, लेकिन इसने क्षत्रियों जैसा कार्य तो किया है। कुछ ही दिन बाद अब जो कहानी आगे बढ़ती है, लुट्टन सिंह राज पहलवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लुट्टन सिंह को कुछ दिनों बाद उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो दूर दूर तक फैल जाती है। उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया आसपास के। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया, जिसको लोग देखने की इच्छा रखते थे। जिस प्रकार चिड़ियाघर में लोग चिड़िया और अन्य जानवरों को देखने जाते थे, उसी प्रकार राजा के दरबार में वो एक दर्शनीय, देखने योग्य प्राणी बन गया था। लुट्टन सिंह मेलों में घुटनों तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता था। कोई उसको चुनौती देने का प्रयास नहीं करता था। कई बार वो हलवाई के आग्रह पर, मिठाई की दुकान के मालिक के आग्रह पर 2 से रसगुल्ला भी खा लेता था। मुंह में 8-10 पान की गुलेरियां पान वो ठूंस लेता था। वह, उसको बच्चों जैसे शौक थे। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, और कोई करता भी था तो राजा साहब उसको परमिशन या अनुमति नहीं देते थे लड़ने की। इस तरह आराम से राज पहलवान के रूप में लुट्टन सिंह को 15 साल गुजर गए। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी,
पत्नी भी 2 पहलवान करके उसकी स्वर्ग सिधार गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोनों लड़के राज परिवार के भावी पहलवान थे, भविष्य के पहलवान, इसलिए उनका सबका जो खाने पीने का खर्चा था वो राज दरबार ही उठा रहा था। पहलवान हर रोज़ उनसे एक्सरसाइज उनको करवाता, कसरत करवाता, ताकि उनका शरीर मजबूत रहे। दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता था, वो संसार में जीने के लिए। वो उनको कहता था कि उसका गुरु ढोल है, कोई और नहीं है, तो ढोल की इज्जत करना सीखो, क्योंकि वो ढोल ही था जिसकी आवाज़ की प्रेरणा से वो उसने एक नामी पहलवान को हराया। वो राज दरबार का उसी पहलवान को हराने के कारण वो राज दरबार का पहलवान बना। तो लुट्टन सिंह ने पहलवानी किसी गुरु से नहीं सीखी थी, बल्कि ढोल की आवाज़ों की प्रेरणा से उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त किया था। अल्टीमेट फिर इसके बाद क्या होता है, उसकी स्थिति में बदलाव आता है। राजा की मृत्यु हो जाती है और पहलवान जी की बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार विलायत से आए थे, विदेश से आए थे, उन्होंने राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने सबसे पहले क्या किया, पहलवानों की छुट्टी कर दी। उसको लगा ये सब बेकार का खर्चा है। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोंपड़ी बना दी। वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को, गाय भैंस चराने वालों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था, उनको मिल जाता था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों और मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमाकर लाते थे। अब देखो कितनी स्थिति बदल गई। एक समय है कि वो राज दरबार सब कुछ मिल रहा है, वो गांव में आ रहा है, गांव में आकर गांव वाले उसका खर्च उठा रहे हैं। लेकिन जब गांव वालों को खुद का खर्च उठाना ही मुश्किल हो गया तो उसके पुत्रों को मजदूरी करके पेट पालना पड़ रहा है। बच्चों, कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद गांव में सूखा पड़ता है, ड्रॉट, और मलेरिया और हैजा की बीमारी फैल जाती है। तो क्या होता है, गांव में अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण, सूखा होता है जब बरसात नहीं होती, धरती में नमी कम हो जाती है, फसल उत्पन्न होना बड़ा कष्टसाध्य हो जाता है। सूखे कारण अन्न और की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजा भी फैल गया। घर खाली हो गए, मरने से या फिर वहाँ से पलायन करने से। लोग रोजाना लगभग 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस बनाते थे, हौसला देने का प्रयास करते थे तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते थे। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक की बस्ती थी, जो गांव के अर्धमृत, आधे मरे हुए, औषधि उपचार पथ्यविहीन, ना उनको मलेरिया और हैजा की बीमारी से औषधि मिल रही है, ना उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, बस वो अपने भाग्य के भरोसे पड़े हुए हैं। ऐसे लोग मृत प्राय थे। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहलवान की ढोलक ही उनमें संजीवनी शक्ति भरती थी, उसमें मृत्यु से लड़ने की शक्ति उत्पन्न कर रही थी। बच्चों में देखो, इसमें बड़ा है सूखा पड़ना क्या होता है, जब बिल्कुल बरसात नहीं हुई है, पेड़ से पत्ते गायब हो गए, पेड़ बिल्कुल सूख गए हैं, धरती में पपड़ियाँ जमने लग गई हैं, नमी कम हो गई है। देखो बिल्कुल अब इस अवस्था में फसल तो उत्पन्न होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो फसल उत्पन्न नहीं होगी तो अन्न की कमी हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, पहलवान के बच्चों की मृत्यु हो जाती है और पहलवान की हिम्मत टूट जाती है। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। गरीबी, भूखमरी, बीमारी जो उससे परेशान होकर के उसके कारण वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। बच्चों, इसमें है पेट के बल पड़ना और पीठ के बल पड़ना। पहलवान जब पीठ के बल हो जाता है तो वो चित्त माना जाता है, हारा हुआ माना जाता है। इसलिए ज़्यादातर पहलवान जो होते हैं वो चाहते हैं वो कभी पीठ के बल नहीं पड़े रहें, पेट के बल रहें, ताकि वो ये साबित कर सकें कि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया। तो फिर पुत्रों की मृत्यु पर लुट्टन सिंह ने लंबी सांस लेकर कहा कि दोनों बहादुर गिर पड़े। बहादुर थे तभी वो पेट के बल लेटे हुए हैं, पीठ के बल लेटे नहीं हैं। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया अंडरवेयर जो पहलवानी करते समय वो पहनता था, उसने पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी देर कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहाया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत और भी टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत फिर बढ़ी कि जब इसने अपने पुत्रों की मृत्यु पर हार नहीं मानी है तो हमें भी इस जो प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना चाहिए।
अल्टीमेटली क्या होता है, पहलवान की मृत्यु हो जाती है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी हुई है, पीठ के बल पड़ी हुई है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वो पहलवान रहा है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी चिता को भी पीठ के बल लिटाया जाए। वो अपने जीवन में हार का अनुभव मृत्यु के बाद भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ था। और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना, उस ढोल को जिसने उसके जीवन में प्रेरणा दी, जोश जगाया, और उसके जीवन में सब कुछ उस ढोल के बदल उसको प्राप्त हुआ। बच्चों, हम देखो कुश्ती में ये होता है पेट के बल लेटना, ठीक है। और जब ये पहलवान दूसरे पहलवान को पीठ के बल, उसकी पीठ को, दोनों कंधों को टिका दे, तो इसको मानते इस पहलवान ने इस पहलवान को हरा दिया है, चित्त कर दिया है। तो लुट्टन सिंह अपने जीवन में कभी भी चित्त होना नहीं चाहता था। बच्चों, हम इस पाठ को एक बार समराइज करने का प्रयास करें, कैसे कैसे स्टेप इसके हुए हैं पाठ में। सबसे पहले 9 वर्ष की आयु है लुट्टन सिंह की, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, पालन पोषण उसकी विधवा जो सास करती है, सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए वो पहलवान बन जाता है। श्यामनगर के दंगल में जाता है और वहाँ चांद सिंह नामक पहलवान को वो चुनौती देता है और उसको हरा करके वो राज पहलवान बन जाता है। राज पहलवान बनने पर उसके जीवन में समृद्धि आ जाती है, सुख आ जाता है, और वह काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी जमीन पर लेटा देता है, उसको चित्त कर देता है, और उसको वो अजय पहलवान बन जाता है जिसको कोई हरा नहीं सकता। 15 वर्ष तक वो राज दरबार में रहता है। वो अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाता है। राजा साहब का अचानक स्वर्गवास हो जाता है और उसका जो बेटा है वो विलायत से पढ़कर आया हुआ है, वो आते ही जो उसको लगता है कि पहलवानी का खर्चा राज दरबार पर व्यर्थ का ही है, सबसे पहले वो पहलवानों को वहाँ से हटाता है। वह अपने गांव लौटाता है लुट्टन सिंह। गांव आकर वो गांव में अखाड़ा बनाता है, जो बच्चों को कुश्ती सिखाता है, ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाता है। लेकिन अचानक उसके जीवन में फिर एक घटना घटती है, सूखा पड़ता है, बरसात नहीं होती है, महामारी फैल जाती है मलेरिया और हैजे की, और इससे गांव के गांव खाली होने लगते हैं, लोग मर जाते हैं। उसके दोनों बेटे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो अपने बच्चों की लाश को कंधे पर डालकर नदी में बहा देता है, और अंततः वह स्वयं भी मृत्यु की चपेट में आ जाता है और अंत में वो चल बसता है। लेकिन इस बीच, इस दरमियान उसकी जो ढोल की आवाज़ है, वो ढोल की आवाज़ उसको और उसके गांव वालों को इस संघर्ष, जीवन से संघर्ष करने की प्रेरणा उसको लगातार देती रहती है। उसके मृत प्राय जो लोग हैं उनमें संजीवनी शक्ति फूंकने का काम करती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पाठ का जो आशय है वो समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत